तो हेडिंग डालो स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब लिख लो। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार है कहां से कहां तक? 19, 20, 21, 22 है ना, 4 आर्टिकल पढ़ना है। लेकिन स्वतंत्रता की अपन एक बार और डेफिनेशन देख चुके, एक बार और देख लो क्या है, क्या थी स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, उदारता की डेफिनेशन क्या थी? क्योंकि हमारा संविधान पूरी स्वतंत्रता नहीं देता है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान स्वतंत्रता देता है कि आप संविधान का पालन करते हुए अपनी गतिविधियां कर सकते हो ना, उसका उल्लंघन करने की परमिशन किसी भी कंडीशन में नहीं है। तो क्या डेफिनेशन लिखी थी? संवैधानिक सीमा के भीतर रहते हुए मानव गतिविधियों पर नियंत्रण की रोक, है ना। तो लिख लो ये डेफिनेशन, गतिविधियों पर नियंत्रण का अभाव, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द ह्यूमन एक्टिविटी। गतिविधियों पर नियंत्रण का अभाव। लेकिन ये अभाव या ये जो एब्सेंस है कब तक है? जब तक आप विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट लांघोगे तो फिर स्टेट भी अपनी लिमिट लांघेगा और तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देगा या तुम्हारी स्वतंत्रता को कंट्रोल करेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अब अपन स्टार्ट करते हैं 19, 20, 21, 22। देखते हैं कौन कौन सी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता बाय द स्टेट। कंट्रोल कौन करता है आपकी एक्टिविटी? स्टेट। ठीक है, तो आगे बढ़ाओ। तो पहली हेडिंग डालो स्वतंत्रता संबंधित निम्न अधिकार, फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू फ्रीडम। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। तो देखते हैं कौन कौन सी वो 6 स्वतंत्रताएं है ना। आर्टिकल 19 गारंटी 6 राइट टू ऑल सिटीजन। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। देखो इसमें किस टर्म पे फोकस करना है? सिटीजन पे। माने इसमें अब जो आने वाली 6 स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे वो सिर्फ किसको है? नागरिकों को, विदेशियों को वो नहीं है ना। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हो गए जो सिर्फ सिटीजन को है? 15 हो गया, 16 हो गया और ये तीसरा 19। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, आर्टिकल 19 एक का एक क्या स्वतंत्रता देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की आपको संविधान के लिमिट में रहते हुए किसी भी बात को कहने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये बात? 19 एक का एक। इसमें कोई डाउट? सिंपल सा है ना, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है ना, अपने विचारों को बयां करने का अधिकार है। फिर आते हैं 19 एक का बी। बी ये बोलता है कि आप पीसफुल तरीके से कहीं पर भी एकत्रित हो सकते हो स्टेट के अगेंस्ट आंदोलन करने के लिए, है ना। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट द आर्म्स इकट्ठे करके संगठित होने की आजादी नहीं है ना। कोई भी समुदाय या बहुत सारे लोग हथियारों को लेकर स्टेट के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते? आंदोलन नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा करते हैं तो फिर तो आपातकाल लगाने का अधिकार है। अपन वो आगे पढ़ेंगे। सशस्त्र विद्रोह, अगर आर्म लेके विद्रोह कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? सशस्त्र विद्रोह। और बिना हथियारों के करने का आपका मौलिक अधिकार है, हथियारों के साथ करने का आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो लिखो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, बिना हथियारों के बिना हथियारों के संगठित होने का अधिकार। ये बात किसमें? 19A सब क्लॉज 19(1) सब क्लॉज बी, संगठित होने का अधिकार या फिर होने की स्वतंत्रता।
आप पीसफुल तरीके से अपना विरोधाभास प्रकट कर सकते हो स्टेट के अगेंस्ट, लेकिन आर्म्स के साथ नहीं कर सकते। फिर आ जाओ 1 के सी पे। 1 का सी ये कहता है कि आपको कोई भी यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आजादी है ना। तो लिख लो यूनियन यानी संघ, एसोसिएशन यानी संगठन, और कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। कल को स्टेट आपसे ये नहीं बोल सकता कि आप कोई यूनियन नहीं बना सकते, कोई संगठन नहीं बना सकते, या कोई सहकारी समिति नहीं बना सकते। आपको इन तीनों को फॉर्म करने की पूरी पूरी आजादी है। ठीक, सहकारी समिति अभी अपन आगे पढ़ेंगे। किस भाग में सहकारी समिति संविधान के? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 के ए में नगरपालिका, और भाग 9 बी में है सहकारी समिति, है ना। तो ये यहां पे लिख लो, ये वाला जो टर्म है ना, ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिर्फ सहकारी समिति है ना। 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक, इसके लिए अलग से पार्ट भी बनाया गया है, और सहकारी समिति बनाना तुम्हारा एक मौलिक अधिकार भी। किसके तहत? आर्टिकल 1C के तहत। ठीक है, फिर आ जाते हैं किसमें? 1D में। तो 1D क्या कहता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। लिख लो तो सिंपल सा है, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की आजादी। भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण यानी घूमना, विचरण की स्वतंत्रता। इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें जो बात की गई है विचरण की, वो सिर्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया की गई है। आर्टिकल 19 जो तुम्हें आजादी देता है, वो सिर्फ भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की आजादी देता है। भारत से बाहर यानी विदेश में घूमने की आजादी 19 नहीं देता, वो देगा 21, आर्टिकल 21। अपन देखेंगे, माने भारत में घूमना भी मौलिक अधिकार है और विदेश जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन भारत में घूमने का अधिकार कौन देता है? 19, और विदेश जाने का अधिकार कौन देता है? 21। अभी देखेंगे 21 किस प्रकार देता है। इतनी बात क्लियर है? ये 4 A, B, C और D। ठीक है, देखो इसको अगर याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक ये है, ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना हथियारों के, सी से समिति, है ना, अभिव्यक्ति, बी से बिना हथियार और सी से समिति। एक वर्ड से पूरा आर्टिकल तो याद आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ाओ। अब देखते हैं 2 और कौन सी, 4 हो चुकी है ना, 2 और देखना है कौन सी। आगे बढ़ाओ। तो 19A का ई क्या कहता है? 19A का ये कहता है कि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता है ना। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके क्या कर सकते हो? निवास कर सकते हो। तो लिखो, भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, या फिर निवास की स्वतंत्रता भी बोला जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता। ठीक, फिर हमें ये देखना है ई के बाद क्या आना था? एफ। लेकिन एफ किस अधिकार की बात करता था? राइट टू प्रॉपर्टी। आपको किसी पार्ट में या कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अधिकार था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी तो अब क्या हो गया? मौलिक अधिकार नहीं रह गया।
लेकिन जब तक ये मौलिक अधिकार था किस आर्टिकल में था? 19(1) के एफ में, और एक और कहां पे वर्णित था? आर्टिकल 31 में। अब लेकिन दोनों यहां से खत्म करके इसको कहां डाल दिया गया है? 300A में। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, तो यहां पे अब तुम लोग नोट करके लिख लो 19(1) का ए, इसे टर्मिनेट या एबोलिश कर दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 का एफ खत्म हो गया। एफ से याद रखना फंड, फंड से याद रहेगा प्रॉपर्टी। ठीक, ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना हथियार और सी से समिति। फिर डी में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता। अब घूमते घूमते थक गए हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो फिर निवास करोगे, तो डी के बाद ई ऐसे याद रखना, एफ से फंड याद रखना, जी से आ जाओ। अब कहीं पे अगर निवास करने रुक गए हो तो अब कुछ ना कुछ जीवन चलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, आजीविका या कोई ना कोई ट्रेड तो करना पड़ेगा। तो जी किस बात की फ्रीडम देता है? किसी भी जीविका को किसी भी जीविका यानी जीवन चलाने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो ना, किसी भी जीविका को अपनाने का अधिकार या फिर स्वतंत्रता। फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट अडॉप्ट कर सकते हो। ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, है ना। संविधान में प्रोफेशन वर्ड यूज हुआ है। आप किसी भी प्रकार की जीविका को अपना सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पूरे 6 स्वतंत्रताएं क्लियर है। पहली स्वतंत्रता क्या है? बोलने का अधिकार। दूसरी, बिना हथियारों के इकट्ठे होने का अधिकार। तीसरी, कोई भी कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन बनाने का अधिकार। फिर कहीं पर भी घूमने का अधिकार। फिर कहीं पर भी बस जाने का अधिकार। और सबसे आखिरी जी से जीविका, किसी भी प्रकार की जीविका अपना जीवन चलाने के लिए अपनाने का अधिकार। आप कोई भी ट्रेड, व्यापार या सर्विस कर सकते हो ना। लेकिन अब ये बताओ, क्या मैं किसी भी जनजाति एरिया में जाके बस सकता हूं? नहीं बस सकता। माने ये स्वतंत्रता मेरी पूरी नहीं है, इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। क्या मैं चरस गांजा खुलेआम बेच सकता हूं? क्या मैं हथियारों को बेच सकता हूं? नहीं। माने कोई भी जीविका अपनाने का अधिकार भी मुझे नहीं है। क्या मैं किसी संवेदनशील एरिया में जाके घूम सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि मुझे मिलिट्री एरिया में घूमना है? नहीं। माने घूमने का अधिकार भी पूरा नहीं है। ठीक है, और इसके पहले कौन सा था? समिति। क्या मैं कोई सी ऐसी समिति या कोई ऐसा भाषण दे सकता हूं जो स्टेट के अगेंस्ट हो, सरकार के अगेंस्ट हो, या देश, सरकार के अगेंस्ट हो सकता है, देश के अगेंस्ट हो? नहीं दे सकते। माने वो स्वतंत्रता भी पूरी नहीं है ना। इनमें से 6 की 6 स्वतंत्रताएं आपकी पूरी नहीं है। इन पे समय समय पे अंकुश लगाया जा सकता है। इसी बात को बोला जाता है कि ये जो फ्रीडम ग्रांटेड हुई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। कैसी है? लिमिटेड है। एज पर द कंडीशन है। जब तक आप संविधान की सीमा का पालन कर रहे हो तब तक आपको ये स्वतंत्रताएं मिली हुई है। आप जैसे ही संविधान की सीमाओं के बाहर जाओगे, स्टेट इन पर कंट्रोल कर सकता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इज दिस फ्रीडम ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट? नो, है ना। तो लिख लो, भारतीय संविधान द्वारा दी गई ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। पहली बात तो ये असीमित नहीं है। अब असीमित नहीं है तो इन पर प्रतिबंध कब कब लगाया जा सकता है? प्रतिबंध के आधार क्या क्या है? बेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। किन किन आधारों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है? बोलने की आजादी पे, इस आधार पे तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि इन्होंने मोदी जी की बुराई की, नहीं लगाया जा सकता। तो कुछ संविधान ने हमें रेस्ट्रिक्शंस भी बताए होंगे कि सिर्फ इन्हीं बेसिस पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। जैसे तुम लोग सोच के बताओ,
जैसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो देश की एकता और अखंडता के अगेंस्ट हो। तो लिख लो, पहला आधार है देश की एकता और अखंडता के उल्लंघन पर वॉयलेशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन या फिर कंट्री। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जा रही है या कोई ऐसा भाषण दिया जा रहा है जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में आती है तो स्टेट आपकी उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा, जनजातियों के हित में अगर कहीं पर घूमना जनजातियों का हित खराब करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो लिख लो दूसरा, प्रतिबंध के आधार क्या है? जनजातियों के हित में फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स या फिर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइब्स और क्या सोचो ना, किन किन बेसिस पे लगाया जा सकता है। अभी मोदी जी ने कोरोना काल में सबके घूमने पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो किस बेसिस पे लगाया था? हेल्थ, है ना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारण भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब अगर किसी एक्टिविटी से सभी के स्वास्थ्य या हेल्थ पे कोई असर पड़ता हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो लिख लेना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, याद रहे उसके लिए लिख लेना कोरोना, जैसे ड्यूरिंग द कोरोना, है ना, ऐसा लिख लेना। और क्या है? एक व्यापार वेश्यावृत्ति भी होता है, प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन क्या वो भारत में करना लीगल है? नहीं है। तो उसको भारत में करने से क्या चीज हनन हो रहा है? प्रोस्टिट्यूशन तो सब जानते हो, वेश्यावृत्ति, अपने देह का व्यापार करना, शरीर का व्यापार करना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि किसी भी जीविका को अपनाने का अधिकार है तो मुझे प्रोस्टिट्यूशन वाली जीविका अपनाना है, तो स्टेट मना करेगा क्योंकि भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। तो क्यों इलीगल है, उससे क्या खतरा है जिस कारण उसे बैन करके रखा है, ये पूछ रहा है। वो भारत की कल्चर या संस्कृति से एथिक के आधार पे अगेंस्ट है ना, भारत की एथिक्स या नैतिकता उसकी परमिशन नहीं देती। तो सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर भी इनमें से किसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एथिक्स तो समझते हो ना, मोरल वैल्यू, वो हमारे मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो लिख लो इसमें सार्वजनिक नैतिकता, पब्लिक एथिक्स या फिर पब्लिक मोरालिटी। जैसे आंदोलन करने का अधिकार है, तो क्या मैं संसद में जाके या कहीं पर देश का इंपॉर्टेंट समिट चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो वहां जाके मैं कर सकता हूं क्या आंदोलन? नहीं कर सकता। जैसे अभी सरकार ने किसानों को दिल्ली में आने से रोक दिया था, लेकिन आंदोलन करना तो मौलिक अधिकार है ना, तो फिर किस बेसिस पर रोक दिया था? अगर किसी आंदोलन से सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती हो, जिससे सभी के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो भंग होती है, तब सरकार आपके आंदोलन करने के अधिकार पर रोक लगा सकती है। तो पांचवा आधार क्या होगा? सार्वजनिक व्यवस्था। या फिर इसको लिख लेना प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के भंग होने पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, अगर किन्हीं एक्टिविटी से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो स्थापित किया गया है वो भंग होता है या वो वॉयलेट होता है, तो उस बेसिस पे भी इन 6 स्वतंत्रताओं को रोका जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारी होती है, नीचे लिख लो आदि।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कितनी बात क्लियर है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देश की एकता और अखंडता। अगर किसी भी एक्टिविटी से इंटीग्रिटी खतरे में है, तो स्टेट आपके इन फ्रीडम पे अंकुश लगा सकता है। जनजातियों के इलाके में आपको घूमने की परमिशन नहीं है। दूसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अगर कोई ऐसी बीमारी है या कुछ ऐसा कारण है जिस लोगों के घूमने से जो और बढ़ सकती है, तो सरकार आपके घूमने के फ्रीडम पे अंकुश लगा सकती है। सार्वजनिक नैतिकता, अगर कोई ऐसा काम करता है जो नेशनल के मोरालिटी या लोगों के मोरालिटी के अगेंस्ट है, जैसे घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या कोई भी पर्सन सड़कों पे न्यूड घूम सकता है? नहीं, उससे आपकी एथिक्स खतरे में आती है। दूसरों को अधिकारों का एक मतलब तो ये होता है कि आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता जब तक ही है जब तक आप दूसरों का रिस्पेक्ट करते हुए कर रहे हो। बात समझ रहे हो? रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर क्यों बंद है? अगर मैं अपने भजनों के अपने भजन या जो भी कुछ है उसको मैं तेज माइक पे बोल रहा हूं, मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं, और ये तो मेरा मॉरल अधिकार है ना। लेकिन अगर इस मॉरल अधिकार से, मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो फिर ये आपका मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, या इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरों का कौन सा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है 10 के बाद? सोने का अधिकार है ना, क्योंकि राइट टू स्लीप भी मौलिक अधिकार है। अपन अभी 21 में पढ़ेंगे कैसे। इतनी बात क्लियर है? कोई भी जीविका अपना सकता है। हु इज दी डॉली की टपरी? माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड अब जब बनेगा तब देखेंगे। लेकिन ये सब पब्लिसिटी स्टंट होते हैं ना, इसको वो बना के ब्रांड एम्बेसडर बना के क्या ही हासिल होगा, है ना। अच्छा, इसके फेमस होने के पीछे क्या कारण है? लेकिन हम ये बता रहे हैं इसके, देखो, फेमस होने का एक तो मेन कारण सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया पे कोई भी कभी भी फेमस हो सकता है। क्या इस टाइप के और लोग भारत में नहीं होंगे? श्योर होंगे। लेकिन क्या होता है, हिंदू धर्म के मुताबिक या अधिकतर सभी धर्म के मुताबिक एक प्रकृति का चक्र चलता है। प्रकृति कंटिन्यूअसली घूम रही है, और उस चक्र में हर पल कोई ना कोई एक व्यक्ति उठान पे आता है। उस प्रकृति के चक्र में जिसकी भी नियति फंस जाती है वो फेमस हो जाता है। जैसे कच्चा बादाम, उस एक वीडियो से वो महिला इतनी फेमस हो गई। जैसे नहीं, कच्चा बादाम से अंजलि अरोरा ज्यादा फेमस हुई। वो उसके कारण हुआ है, उसने जब रील बनाई है तब लोगों ने जाकर उस ऑडियो को सुना, है ना। जैसे एक और वीडियो आई थी जिसमें वो एक स्कूल वाली शूटिंग थी, जिसमें एक महिला ने सिर्फ आंख मारी थी। नहीं सुना? सुना होगा। ये सब रील पे फेमस हुए, उन्हें मूवी ऑफर हो गई इसके बाद। हाँ, लेकिन वो उस रील से ही फेमस हुई। दुर्गेश नहीं फेमस, ठीक है ना। तो वो प्रकृति का एक चक्र चलता है, बस ये अपने काम के प्रति ईमानदार थे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? कोई कहीं पर भी रह सकता है, रहना है तेरे दिल में। ठीक है, आगे बढ़ाओ। ठीक है, हेडिंग डालो। 19 के ए में अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचारों को रखने का अधिकार है, तो उसमें बहुत सारे अधिकार शामिल है। उसमें ये सारे अधिकार शामिल है, बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस देश में क्या घटित हो रहा है इसको मीडिया के थ्रू दिखाने का अधिकार रखता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। और किस अधिकार के तहत आएगा ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे लोगों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, वैसे मीडिया को भी देश की घटनाओं को मीडिया के थ्रू दिखाने की स्वतंत्रता है। तो लिख लो, अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार शामिल है। राइट्स, फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूड इन आर्टिकल 19(1)(a), है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूड इन आर्टिकल 19(1) का ए। तो पहला लिखना प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान की व्याख्या कैसे करना है? इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? अगर कहीं कोई शब्दावली या कहीं कुछ अर्थ समझने में दिक्कत जाती है तो इस शब्द का क्या अर्थ होगा या इस लाइन का क्या अर्थ होगा, ये बात कौन क्लियर करता है? सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं है फ्री बैठा है, सब क्लियर ही करता जा रहा है। जब वो मैटर किसी मामले में उसके सामने आता है तब वो उसकी व्याख्या करता है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार होगा या नहीं होगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास किस मैटर में आया? साकाल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साकाल पेपर लिमिटेड वर्सेस भारत संघ। इस मामले में जब पूरी सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस नतीजे पे पहुंचा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक, तो हमें यह भी देखते जाना है कि किस मामले में इस अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घोषित किया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को किस मामले में किया गया है? साकाल पेपर लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1962। साकाल पेपर्स वर्सेस भारत संघ। भारत संघ का मतलब क्या होता है? इसमें दूसरी पार्टी कौन है? भारत सरकार है ना। मामला हमेशा दो लोगों के बीच में होता है ना, तो एक पार्टी कौन है? साकाल पेपर्स, ये जनरली मीडिया रहा होगा और ये सरकार रहा होगा। और हुआ क्या होगा? सरकार ने इस पेपर पे प्रतिबंध लगाया होगा और ये लोग कहां पहुंच गए होंगे? सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है। सिंपल सा मैटर है। फिर आ जाओ ध्वज फहराने का अधिकार, फ्रीडम टू होस्ट द फ्लैग। आप अपने राष्ट्र का झंडा फहरा सकते हैं, ये भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार। अगर कोई आपको झंडा फहराने से मना कर रहा है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। ये भी किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया? नवीन जिंदल बनाम वर्सेस का मतलब क्या होता है? बनाम भारत संघ। और कब का है ये टाइमिंग? 2004 की। इसमें भी समझ सकते हो दो पार्टी होंगी। सरकार ने नवीन जिंदल के ध्वज फहराने पे अंकुश लगाने का प्रयास किया होगा। नवीन जिंदल कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि आप उनके इस अधिकार को दबा नहीं सकते क्योंकि ये 19A(1)(a) के तहत क्या उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन उसको गरिमा के साथ फहराना है ना, हर कुछ नहीं करना है। फहराने का मतलब ये नहीं उसकी शर्ट बना के पहन के निकल गए, टोपी बना के पहन के निकल गए ना, सम्मान के साथ फहराना है। फिर लिख लो राइट टू पोस्ट ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अगर आप आपके कोई विचार को सोशल मीडिया के थ्रू कहते हैं तो वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है। किसके तहत? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। तो लिख लो इंटरनेट पे पोस्ट करने की अधिकार, इंटरनेट या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का अधिकार भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है। ठीक, कल को स्टेट तुमसे ये नहीं बोल सकता कि तुम इंटरनेट पे ये पोस्ट नहीं कर सकते या कुछ भी अपने विचार नहीं रख सकते। लेकिन लेकिन और लेकिन क्या मतलब है इसका? वो सारे उनका पालन करना है। सार्वजनिक व्यवस्था भंग ना होती हो, जनजातियों के हित खतरे में ना आते हो, देश की एकता और अखंडता खतरे में ना आती हो। कल को तुम ये पोस्ट नहीं कर सकते कि भारत के दो टुकड़े किए जाए, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया एक अलग देश बनाया जाए। अगर ऐसा कुछ पोस्ट करते हो तो स्टेट आएगा, तुम्हारा पोस्ट डिलीट करेगा और तुमको सजा देगा, है ना। ठीक है, फिर लिखना राइट ऑफ अ फिल्म मेकर टू एग्जिबिट हिज फिल्म। फिल्म निर्देशकों को फिल्म दिखाने का अधिकार। ठीक, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की फिल्म बना सकता है और उसको थिएटरों में दिखा सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन संविधान का पालन हमेशा करते रहना, है ना। कोई ऐसी फिल्म नहीं बताएगा जिसमें देश की इंटीग्रिटी या एकता खतरे में आती हो। कोई ऐसी फिल्म नहीं दिखाएगा जिससे जनजातियों के हितों का उल्लंघन होता है ना। वो जो सारे मैटर पड़े वो नहीं दिखाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय द, जैसे अच्छा इसमें जो है राइट ऑफ अ फिल्म मेकर टू एग्जिबिट हिज फिल्म। फिल्म तो बहुत टाइप की होती है ना। एडल्ट फिल्में भी होती हैं, लेकिन एडल्ट फिल्म में भारत में क्या है? बैन है। एडल्ट माने पॉर्न फिल्में। तो वो किस बेसिस पे बैन है? मॉरलिटी बेसिस पे, एथिक्स बेसिस पे। अगर सार्वजनिक नैतिकता खतरे में आती है तो सरकार किसी भी फ्रीडम को खत्म कर सकती है, तो सरकार ने कर दिया। फिर आ जाओ राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इंटरनेट के द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। ये सारे मौलिक अधिकार किसमें शामिल है?
19(1)(a)। ठीक, मीडिया को कुछ भी दिखाने की स्वतंत्रता है। इट मींस वो क्या दिखा रहा है, क्या एलियन गाय का दूध पीते थे, है ना। तो ये अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग है। कुछ भी दिखाने से तात्पर्य यह है कि देश की इंपॉर्टेंट और रियल घटनाओं को दिखाना, है ना। लेकिन रियल घटनाओं को दिखाने से मोदी जी एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर एलियन को दिखाया जाए कि वो भी गाय का दूध पीते थे। जो गाय का दूध नहीं पीते या जो गाय को नहीं मानते वो एंटी नेशनल है ना। क्या एंटी हिंदू तो कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एंटी हिंदू होने को भारत में यह घोषित कर दिया है कि एंटी सिटीजन है या एंटी नेशनल है, वो गलत बात है। एंटी हिंदू होने में बुराई है क्या? जो हिंदुओं को नहीं मानता वो एंटी हिंदू है, और मानना कोई जरूरी है क्या? नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या घोषित कर दिया है, जो हिंदू नहीं है वो भारत का नागरिक नहीं है। ये क्लियर है। साकल पेपर और नवीन जिंदल याद रखना, नवीन जिंदल के थ्रू कौन सा मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ध्वज फहराने का, और साकल पेपर मामले में कौन सा अधिकार घोषित किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो किस आर्टिकल के तहत है, 19(1)(a) के तहत है ना। ये सारी स्वतंत्रता इसके तहत है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाओ बी पे, सॉरी 20 पे, आगे बढ़ाओ। हेडिंग डालो आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध करना माने आपके आरोप को सिद्ध कर देना, है ना। जैसे किसी ने चोरी की और फिर प्रॉपर सबूतों के साथ उसे, अब ये क्लियर हो गया कि चोरी इसी ने की, माने उसका दोष क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं दोष सिद्धि। तो कल को स्टेट गलत तरीके से दोष सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। दोष सिद्ध करके तुम्हें दंड नहीं दे सकता। तो कल को स्टेट मनमाने तरीके से तुम्हें दंड ना दे, इसके लिए तुम्हें क्या क्या अधिकार दिए गए वो ही आर्टिकल 20 बताता है। तो आर्टिकल 20 किस लिए दिया गया है? व्यक्तियों को राज्य के मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने चोरी की, मान लिया दोष सिद्ध हो गया, तुम्हें 2 साल की सजा हो गई, लेकिन स्टेट बोलता है कि अभी 2 साल की और देंगे, तो ये मनमाना दंड हो गया ना। एक ही अपराध के लिए बार बार सजा तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो अपन देखते हैं किस टाइप से तुम्हें मनमाने दंड से बचाने का प्रयास किया है संविधान ने, और किससे बचाने का, राज्य से। तो पहले तो ये हेडिंग लिख लो, व्यक्तियों को राज्य के मनमाने दंड से संरक्षण प्रदान करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री पनिशमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री पनिशमेंट। ठीक है, अब देखते हैं राज्य तुम्हें कैसे कैसे मन मुताबिक परेशान कर सकता है या दंड दे सकता है। तो उससे तुम्हें कौन बचाता है? संविधान, है ना, क्योंकि संविधान तुम्हारे लिए ये 3 अधिकार सुनिश्चित करता है। तो पहला तो डालो अनुच्छेद 20 का 1, ये क्या कहता है? इंग्लिश में लिखना प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्य उत्तर कानून से संरक्षण। क्या मतलब है इसका? कार्य उत्तर कानून से संरक्षण। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है, मान लिया हम स्टेट है और तुम लोग सब देश के नागरिक हो, ठीक है। अभी तुम लोगों को ये पता है कि हम एकेडमी में, या अपन इसको एक कंट्री मान ले, इस कंट्री में या तो जूते पहन के घूमो या चप्पल पहन के घूमो, इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है या इसके संबंध में कोई भी कानून नहीं है। लेकिन हमने एक कानून बना दिया आज से कि इस देश में या इस क्लास में कोई भी स्लीपर पहन के नहीं आएगा, सभी लोग क्या पहन के आएंगे, शूज पहन के आएंगे। और इसको हमने लागू कर दिया पिछली कोई डेट से, यानी आज कौन सी डेट है, 7 तारीख है, हमने इसको 7 मई से लागू कर दिया। तो 7 मई के बाद जब तुम लोग स्लीपर पहन के आ रहे थे तो इसलिए आ रहे थे ना, ताकि तुम्हें पता था ऐसा कोई कानून ही नहीं है, माने तुम तो कानून के लिमिट्स में ही चल रहे थे। लेकिन हमने पुरानी डेट से लागू करके तुम सबको अपराधी घोषित कर दिया। तो इस तरीके से किसी को अपराधी घोषित करना सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। तो कोई भी क्रिमिनल लॉ पुराने समय से लागू नहीं की जाएगी। बात क्लियर है? फॉर एन एग्जाम्पल, तुम लोग गुस्से में आए और हमारी बाइक की सीट फाड़ दी, लेकिन तुम लोगों को पता है कि सीट फाड़ना कोई भी कानूनी अपराध नहीं था, लेकिन हमने इसको किसी पुरानी डेट से लागू कर दिया और तुम्हें सजा
दिलवादी। तो इस तरीके से राज्य ने तुम्हें मनमाने तरीके से दंड देने का प्रयास किया ना, तो राज्य इस तरीके से तुम्हें मनमाना दंड नहीं दे सकता। माने कोई भी आपराधिक विधि किसी पुराने समय से लागू नहीं की जा सकती, वो जिस समय बनी है उसी समय से लागू होगी। अब जैसे मैंने घोषित कर दिया कि कोई भी स्लीपर पहन के नहीं आएगा, तो अब स्वाभाविक रूप से तुम लोग कल से नहीं पहन के आओगे, है ना। लेकिन मैं तुम्हें पुराने समय से लागू करके दंड देता तो ये क्या हो जाता, मनमाना दंड। तो लिख लो, कार्योत्तर कानून से संरक्षण का क्या मतलब है, क्रिमिनल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी। दंडिक विधि या फिर दांडिक विधि भूतलक्षी यानी भूतकाल से लागू, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो। इतनी बात क्लियर है ना। ये उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी ऐसी लॉ नहीं बनाई जाएगी जो किसी एक्स टाइम से लागू होती है, एक्स यानी पुराना। इतनी बात क्लियर है। कार्य उत्तर माने कार्य किए जाने के बाद, ठीक, कार्य उत्तर माने कार्य किए जाने के बाद अगर कोई विधि बनती है तो वो कार्य किए जाने के पहले के समय से लागू नहीं होगी। फिर आ जाओ 20 का 2। 20 का 2 ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। मैं क्या तुम्हें एक ही अपराध के लिए बार बार सजा दे सकता हूं? ये तो राज्य का मनमाना तरीका हो गया ना। तो सिंपल सा 2 तुम्हें किससे बचाता है, दोहरे दंड से। तो लिख लेना, दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक, जैसे 1 साल बाद तुम सजा पूरी करके आए और स्टेट बोलता है नहीं, उसी अपराध के लिए 1 साल और सजा काटो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, ये नहीं लिखना है ना एक्सेप्शन वगैरह, सिर्फ ये लिखना है दोहरे दंड से संरक्षण। अगर किसी को लिखना है इसी में तो ये लिख लेना, एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। फिर लिखो 3 क्या कहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म दोषारोपण से संरक्षण। आत्म दोष आरोपण से संरक्षण। क्या मतलब इसका, तुम्हें खुद पर कोई दोष लगाने के लिए प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, या तुम्हें अपना दोष कबूलने के लिए ऊपर से स्टेट क्या नहीं करेगा, प्रेशराइज या दबाव नहीं बनाएगा। उसी को बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तुम्हें अपने ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी मान लेने का प्रेशर नहीं। अगर तुम अपने मन से मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन स्टेट तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेगा। तो उसी को बोलते हैं आत्म दोष आरोपण। अपने ऊपर दोष आरोप करने के लिए तुम्हें राज्य क्या नहीं करेगा, दबाव नहीं बनाएगा, या फिर एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। राज्य ऐसा नहीं बोलेगा हमें तो पता है कि चोर तुम ही हो, अब तुम ही साक्ष्य ला के दो, या फिर तुम पे प्रेशर नहीं बनाएगा कि अपना गुनाह कबूल कर लो, है ना। ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सुना होगा एक पॉलीग्राफ चलता है, एक मशीन रहती है, कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, अगर सच बोलते हैं तो ग्रीन लाइट जलती है और झूठ बोलते हैं तो रेड लाइट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा, अगर तुम्हें मन से कराना है तो करा लिया जाएगा। स्टेट जबरदस्ती तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराएगा। दूसरा, नार्को टेस्ट भी जबरदस्ती नहीं कराएगा, है ना। नार्को टेस्ट देखा होगा, उसमें हुआ था किसमें, तलवार मूवी में, है ना। वो करा लो ठीक है, अगर दबावपूर्ण भी करा लिया है तो वो मान्य नहीं होता, किसमें, कोर्ट्स में, है ना। तो इसमें 2 एग्जांपल लिख लो, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पुलिस के सामने दिया गया बयान इसलिए मान्य नहीं होता क्योंकि हो सकता है पुलिस ने वो जबरदस्ती लिया, है ना, और करती है पुलिस ये प्रयास को, ठीक। और वो किस लिए मान्य नहीं होता, इसलिए नहीं होता 20 के 3 के तहत, ठीक। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने बयान दे रहा है मैंने किया है और कोर्ट में आके मुकर रहा है, माने उसको पुलिस ने दबाव बनाया होगा अपने अगेंस्ट गुनाह कबूल करने में, तो उसने सोचा अभी मारपीट से बचने के लिए तो कबूल कर लेते हैं लेकिन कोर्ट्स में जाके बदल जाएंगे, तो उससे ये नहीं बोला जाएगा क्यों बदल गए, ठीक। ये बात क्लियर है। कोई पुराने समय से क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स नहीं होगा,
एक दंड के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी और अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है इन तीनों में। बस टर्म याद रखना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, 1, 2 और 3। स्टेट तुम्हें इन 3 तरीके से ही मनमाना दंड दे सकता है, इसके अलावा मनमाना दंड देने की कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इससे तुम्हें संविधान ने बचा लिया। आगे बढ़ो। और अपन ने जब पढ़ा था मौलिक अधिकार क्या थे, जो सुरक्षा देते हो, और इसी टाइप की तो सुरक्षा चाहिए थी, और किससे चाहिए थे, राज्य से। फिर डालो 21, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या मतलब है इसका, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। प्राण यानी तो जीने की स्वतंत्रता है ना। स्टेट कल को तुम्हारे मनमाने तरीके से प्राण नहीं छीन सकता। कैसे छीन सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले विधि बनी है कि कोई भी व्यक्ति रेप करेगा, उसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल सिद्ध हो जाता है तो फिर उसे इस तरीके से फांसी दी जाएगी। तो एक विधि बनाई हुई है। मनमाने तरीके से राज्य तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। ये तो हो गई प्राण स्वतंत्रता। दैहिक मतलब क्या है, देह माने क्या होता है, शरीर। तुम्हें अपने शरीर के साथ जो भी एक्टिविटी करना है उसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन वो कैसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे को दिक्कत ना पहुंचाए, या फिर ऐसे प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो जो संविधान लागू करना चाहता हो। तो जैसे मुझे मेरी देह को कहां ले जाने का अधिकार है, विदेश ले जाने का, मुझे मेरी देह के साथ पूरी फ्रीडम है। जैसे मुझे मेरी देह के साथ आराम में रहने का अधिकार है, यानी सोने का अधिकार है। तो देह की स्वतंत्रता से मतलब ऐसा है, उन सारे अधिकार तुम्हें मिले हुए हैं जो तुम्हारी देह या फिर तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाते हो। तो तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को कौन कौन बढ़ाता है, स्वच्छ पर्यावरण तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाता है, शिक्षा तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती है, प्रतिष्ठा यानी सम्मान तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाता है, धूम्रपान निषेध वातावरण में रहते हो तो उससे तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी ही बढ़ती है। ठीक है, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, यानी इससे भी तुम्हारी क्वालिटी बढ़ रही है लाइफ की। तो 21 में वो सारे अधिकार शामिल हैं जो तुम्हारे जीने के लिए जरूरी है। साथ में जी तो तुम इस कमरे में भी सकते हो, लेकिन ऐसा जीना क्या जीना होगा नहीं। जीने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांसें चल रही हो। जीने का मतलब ये भी है कि हर एक नागरिक एक क्वालिटेटिव लाइफ जी रहा हो। तो क्वालिटेटिव लाइफ जीने के लिए जितने भी अधिकार आते हैं वो सारे 21 के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर है बात, सिर्फ जीने का मतलब जीना नहीं है, जीना विथ डिग्निटी है, लाइफ विथ डिग्निटी या फिर लाइफ विथ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के लिए जो जो भी अधिकार जरूरी है वो किसमें शामिल किए गए, 21 में, है ना। ये सारे अधिकार जब तुम पढ़ोगे तो देखोगे इनसे तुम्हारी जीवन की क्वालिटी ही सुधरती है। जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, अगर अच्छी हेल्थ का अधिकार नहीं होगा तो इट मीन्स तुम्हारी लाइफ क्वालिटेटिव नहीं चल रही है। तो जीवन में जितने भी अधिकार हैं जो तुम्हारे जीवन को और अच्छा करते हैं वो 21 है, और इसके अलावा जितनी भी स्वतंत्रता है वो सारी 19 में है। ठीक, जैसे झंडा फहराने से कोई जीवन में क्वालिटेटिव सुधार आता है क्या, नहीं आता, तो वो कहां चला जाएगा, 19 में। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य पाने से, शिक्षा पाने से, स्वच्छ पर्यावरण में रहने से, धूम्रपान निषेध वातावरण में रहने से, इन सबसे अल्टीमेट हो क्या रहा है, तुम्हारी जीवन की क्वालिटी सुधर रही है। तो देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो लिखे नहीं गए, जो इनके अर्थ से क्लियर होते हैं। तो सिंपल सा समझ के चलना, जो तुम्हारी क्वालिटी सुधारेगा वो सब 21 में आएंगे और इसके अलावा सब 19 में आएंगे। ठीक, तो अब लिखना चालू करते हैं अपन। तो पहली लाइन लिखो, नो पर्सन शॉल बी deprived ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लिखो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित
नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये लाइन क्लियर है? जीवन से वंचित तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये वाला टर्म हमने किस देश से ग्रहण किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से सिर्फ यही टर्म उठाया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पढ़ा भी था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक वाक्यांश जो 21 में यूज होगा, कहां से लिया है? जापान से। ठीक है, अब अभी हमने समझाया प्राण की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शरीर आपका जिंदा है, आपको अपने आप को जिंदा रहने के साथ साथ कैसी लाइफ जीना है? क्वालिटेटिव। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे इन अधिकारों को किस अधिकार में शामिल किया है? 21 में। तो अब हेडिंग डालो, निम्न अधिकारों को या फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, और फिर देखते हैं कौन कौन से राइट इसमें शामिल है। निम्न अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले लिखो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट। अच्छा, इन अधिकारों को किसने शामिल किया होगा? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट कोई भी अधिकार या कोई भी व्याख्या किसी न किसी मामले में करता है, तो अपन देखेंगे कौन सा अधिकार किस मामले में बताया गया है ना। तो पहला लिखो राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। दूसरा लिखना है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ये किस उसमें शामिल किया गया, किस केस में? तो लिखना है इसके केस के नाम पुट्टास्वामी केस या फिर पुट्टास्वामी मामला 2017। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है, और किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत, है ना। आपको अपनी कुछ चीजों को गोपनीय रखने का अधिकार है, उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा। अगर उसको एक्सपोज कर रहा है स्टेट, इसका मतलब वो आपके 21 का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा लिखना स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ। फिर तीसरा लिखना निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट टू फ्री एजुकेशन। ये तो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बिना शिक्षा के कोई जीवन जीवन के समान होगा क्या? या कोई भी जीवन क्वालिटेटिव हो सकता है? नहीं। तो शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, 21A के तहत। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिख लो राइट टू फ्री एजुकेशन। लिख लिया? फिर लिखना विदेश यात्रा करने का अधिकार। मैं अपनी देह को कहां ले जा सकता हूं? विदेश। इसमें लिखना ये जो अधिकार है ये किस मामले में घोषित किया है? तो मेनका गांधी केस 1978 में। ठीक, विदेश जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किस मामले में घोषित किया गया है? मेनका गांधी मामला। नाइनटीन 1978 में। ठीक है, अगर भारत में कहीं भी घूमना है तो 19, और विदेश जाना है तो 21। फिर लिखना सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको स्टेट से पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी भी सूचना को पाने का अधिकार है। स्टेट उस सूचना को देने का मना नहीं कर सकता। और फिर इसलिए एक कानून भी आया है ना, आपको किसी भी सूचना को पाने का अधिकार। कौन सा कानून आया है? सूचना का अधिकार। हाँ, तो कौन सा, किस ईयर का है वो अधिनियम? 2005 है ना। ठीक है, फिर ये प्रतिष्ठा मत लिखना। फिर लिखना राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। फिर लिखना धूम्रपान निषेध, वातावरण में रहने का अधिकार। देखा होगा इस टाइप के पोस्टर लगे रहते हैं, है ना। तो ये इस टाइप के पोस्टर क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहा है उसकी परवाह नहीं है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है वो भी तो उस वातावरण में आएंगे। और जबकि उन लोगों को स्मोकिंग फ्री एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार क्या है?
मौलिक अधिकार है, और जब वो लोग अगर स्मोकिंग जोन में जाएंगे तो उनके मौलिक अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। इसलिए लिखो धूम्रपान निषेध वातावरण में रहने का अधिकार, राइट टू हैव स्मोकिंग फ्री इन्वायरमेंट, धूम्रपान निषेध वातावरण में रहने का अधिकार। इसके केस का नाम लिख लेना मुरली देवड़ा। मुरली देवड़ा मामले में यह घोषित किया गया था कि कहीं पर भी स्मोकिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं पर भी स्मोकिंग की जाती है तो उससे सबकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, और जब अगर स्टेट आपको खराब हेल्थ प्रोवाइड करेगा इट मींस वो 21 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 21 ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटेटिव लाइफ का अधिकार है, तो फिर इसे फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। फिर लिख लेना चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, राइट टू हैव मेडिकल असिस्टेंस। इसको घोषित किया गया परमानंद मामला। दो व्यक्ति है, एक पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है और एक पे खराब है, तो किसकी लाइफ क्वालिटेटिव होगी, जिस पे अच्छी है। तो इसलिए मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार है 21 के तहत, क्योंकि इससे भी तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी ही सुधरती है। ये तो अपन ने कुछ ही लिखे हैं ना, इसमें वो सारे अधिकार शामिल हैं जो तुम्हारी लाइफ में क्वालिटी लेके आए। ठीक है, नोट करके ये लिख लो, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात किस मामले में बोली है, ये क्या होगा, ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब या फिर पंजाब स्टेट इन 1996। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ नागरिकों को क्वालिटेटिव लाइफ जीने का अधिकार है, अपने मन मुताबिक मरने का अधिकार नहीं है, इसलिए सुसाइड इज अ क्राइम। क्यों है सुसाइड इज अ क्राइम, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में डिक्लेयर किया है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज 1996। क्यों नहीं है मरने का अधिकार, अगर कोई लोग मेरे पीछे नहीं है तो मर सकता हूं, फिर बता, वो तो करवा सकता है, लेकिन कोई किसी को फोर्सफुली सुसाइड ना करवाए ये रोकने का दायित्व किसके हाथ में, स्टेट का है ना। तो स्टेट अगर अपने दायित्व में फेल हो रहा है तो उसके लिए क्या नागरिकों को परेशान करेगा। फिर जीवन जीने का अधिकार तो है, कोई किसी के प्राण नहीं छीनेगा, लेकिन मेरे प्राणों पर मेरी पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं है। माने अगर मुझे मरना है, अब मुझे ये लाइफ कंटिन्यू नहीं करना है, तो मुझे मरने क्यों नहीं दिए जा, जैसे प्रेरित होंगे। हेडिंग डालो राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 के ए के तहत इसे फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, लेकिन आर्टिकल जो 21 है वो सभी प्रकार की शिक्षा को फंडामेंटल राइट नहीं बनाता। किस उम्र के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बनाता है, 6 से 14। ठीक, तो लिखना आर्टिकल 21 ए क्या घोषित करता है, स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर ऑफ एज। तो लिख रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का क्या है, ड्यूटी है या फिर दायित्व है, जिम्मेदारी है। बस याद रखना 6 से 14। पहले ये बात कहां लिखी हुई थी, राज्य आने वाले समय में कुछ कुछ चीजें करेगा। ये संविधान का कौन सा भाग बताता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य को ही निर्देश देता है ना कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य समान काम के लिए समान वेतन देगा, राज्य सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करेगा, राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देगा। ये पहले डीपीएसपी में शामिल था। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार बना दिया और कहां डाल दिया, 21 का 1। सेम है जैसे राइट टू प्रॉपर्टी के साथ हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी पहले कहां थी, 31 में और 19(1)(f) में। इसको यहां से हटा के कहां ले गए, आर्टिकल 300 में। वैसे ही इसको 45 से उठा के कहां लिया, 21(a) में। तो लिखना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दो 2002। शिक्षा के अधिकार को जो फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है वो किस संविधान संशोधन से किया गया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को यह बात कब पता चली कि शिक्षा होना भी क्वालिटेटिव लाइफ होने के बराबर है, तो किसी ना किसी मामले में पता चली होगी। तो कौन सा संबंधित मामला है, तो देखो उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एजुकेशन हासिल करना है वो एक फंडामेंटल राइट है, 21 एक मैटर का। और इसके साथ ही एक और केस पढ़ के आना, मोहिनी जैन मामला। इन दोनों ही मामलों ने मिलकर भारत में जो राइट टू एजुकेशन है उसकी दिशा तय की थी, है ना। इन दोनों केस को कंपैरेटिवली पढ़ के आना है ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, फिर कुछ लोगों को दिक्कत हुई, वो वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्नी कृष्णन जेपी मामला आया। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां बोला था उन कुछ चीजों को करेक्ट किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत बोल दिया था, फिर क्या करेक्ट किया, उसको कंपैरेटिवली पढ़ के आना। ठीक।